हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, ब्यूनस दियस और स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की मोटरसाइकिल ट्रिप की। पहले वीडियो में मैंने बात की थी मेरी ट्रिप की आइटिनरी, मेरी ट्रिप की डिटेल्स और मैंने मोटरसाइकिल कैसे खरीदी, कौन से परमिट चाहिए होते हैं, अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है तो आप कौन सी कंट्री से ले, तो ये सारे टॉपिक कवर किए थे। आज का वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि वीज़ा। साउथ अमेरिका की जितनी कंट्रीज मैंने विजिट की उसके लिए मैंने वीज़ा प्लान कैसे किए, वीज़ा कैसे लिए, थोड़ा सा हम सेफ्टी के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स और मैसेज आए थे कि भैया साउथ अमेरिका कितना सेफ है, आपके साथ कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ। और लास्टली हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि भैया पैसे कितने लगते हैं साउथ अमेरिका जाने के। तो मैंने थोड़ा ऐसा डिटेल में ब्रेक डाउन कर दिया है कि भैया वहाँ पे पेट्रोल के कितने पैसे लगे, होटल के कितने पैसे लगे, कंट्री वाइज कितने पैसे लगे, और अगर आपको ट्रिप प्लान करनी हो तो आप कैसे प्लान करें कि आपका थोड़ा बजट फ्रेंडली ट्रिप रहे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीज़ा की बात कर लेते हैं। अगर आप भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो मेरी तरह, तो आपको पता होगा कि पैसा और पैशन आपके पासपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा नहीं सकता। तो इंडियन पासपोर्ट पे दूर दराज के देशों के वीज़ाज इतने ज़्यादा इजी नहीं है, तो इसके लिए आपको काफ़ी पहले से प्लान करना होगा। इनफैक्ट मैंने 4-5 महीने से ही अपने वीज़ा प्लान करना शुरू कर दिए थे। तो मैं साउथ अमेरिका में 6 कंट्रीज़ में गया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया। तो मैंने क्या किया, ट्रिप पे जाने से 4 महीने पहले यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज है ना, नॉट ऑल कंट्रीज बट बहुत सारी कंट्रीज में एंट्री काफ़ी इजी हो जाएगी। तो इन 6 कंट्री में से अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपको कोलंबिया में 3 महीने की फ्री एंट्री मिल जाएगी, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल। आपको पेरू में 6 महीने की वीज़ा फ्री ऑन अराइवल एंट्री मिल जाएगी, और आपको चिली में भी 3 महीने ऑन अराइवल फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो मैं जब चिली गया था तो मैंने इंडिया से ही चिलियन एम्बेसी से चिली का वीज़ा ले लिया था, क्योंकि उस समय ये यूएस वीज़ा वाला रूल नहीं था। मगर वाइल आई वॉज देयर, उसी के बीच में चिली ने ये रूल अनाउंस कर दिया कि अगर आपके पास भाई यूएस वीज़ा है तो आप अप टू 3 मंथ्स वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो ऑन अराइवल। इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वाडोर की, क्योंकि इक्वाडोर का वीज़ा अभी बहुत मुश्किल हो गया है। जब मैं गया था तब वहाँ पे यूएस वीज़ा पे वीज़ा ऑन अराइवल था, वेरी सिमिलर टू कोलंबिया एंड पेरू। जब मैंने वहाँ एग्जिट किया उसके एक हफ्ते बाद ही नया रूल आ गया इक्वाडोर का, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। उसमें बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं और साथ में वीज़ा की कॉस्ट $450 थी, जो कि कुछ 40-40 हज़ार रुपए है। तो अब लॉट ऑफ इंडियंस आर नॉट गोइंग टू इक्वाडोर। अभी रिसेंटली आई थिंक वो फीस $450 से $250 हो गई है, बट उसके बाद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसके बाद आते हैं बोलीविया पे। तो बोलीविया का वीज़ा पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ईजी वीज़ा है और इसमें आपको ऐसा यूएस वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए। इनफैक्ट बोलीविया और यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। एक तरफ बोलीविया का वीज़ा ऑलमोस्ट फ्री है फॉर एवरी कंट्री, बट यूएस सिटीजन्स के लिए वो $160 का है। इसीलिए भी बोलीविया मेरी फेवरेट साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो बोलीविया के वीज़ा के 2 तरीके हैं। एक है वीज़ा ऑन अराइवल, आप सीधा बोलीविया पहुंच सकते हो, बट जो वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है वो $95 है, विच इज़ अराउंड 8,000 रुपीज़। दूसरा है अगर आप किसी कॉन्सुलेट से जाके बोलीविया का वीज़ा ले लो। तो जैसे मैं बोलीविया एंटर कर रहा था चिली से, तो चिली और बोलीविया के बॉर्डर पे जो टाउन था वहाँ पे बोलीवियन कॉन्सुलेट था, तो वहाँ पे जाके मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। इट टेक्स 24 आवर्स बट द वीज़ा इज़ फ्री। तो आप वहाँ जाके एक दिन चिल कर सकते हो, वहाँ जाके वीज़ा ले लो। सेम विद पेरू और बोलीविया के बॉर्डर, तो जो बॉर्डर वाला टाउन है वहाँ पे कॉन्सुलेट से जाके आप वहाँ पे एक दिन रुक के बोलीविया का वीज़ा करा सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसके बाद आ जाते हैं साउथ अमेरिका के सबसे मुश्किल वीज़ा पे, जो है अर्जेंटीना वीज़ा, जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, लिंक कहीं आ जाएगा, कभी किया नहीं पहले तो कहीं देख लेना आप। तो अर्जेंटीना का ये सीन है कि अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। तो अगर आप ऐसे मल्टी कंट्री विजिट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि भाई 2-3 महीने पहले ही अर्जेंटीना के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, अर्जेंटीना एम्बेसी जाके। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उनको सब कुछ चाहिए होता है। आपका होटल टिकट, आपका फ्लाइट टिकट, आपका कवर लेटर, आपकी ट्रिप की आइटिनरी, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपके पापा की लखीमपुर की ज़मीन के कागजात। मतलब ये मजाक में है, बट बेसिकली बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाने होते हैं और उसको नोटराइज भी कराना होता है। और ऐसा गूगल ट्रांसलेट वाला स्पेनिश नहीं, मैं गूगल ट्रांसलेट करके ले गया था, मुझको वापस भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने 5 हफ्ते लगा दिए वीज़ा देने में, जो बहुत ही क्रेजी है। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त जो अर्जेंटीना जाना चाहते थे, उनको या तो स्लॉट नहीं मिला या फिर वीज़ा में कुछ इशू आया, तो वो अर्जेंटीना जा ही नहीं पाए, इंक्लूडिंग प्रसिद्ध यूट्यूबर और हमारे दोस्त पंजाबी वॉन्डर, जिन्होंने चिली में अर्जेंटीना एम्बेसी में काफ़ी ट्राई किया वीज़ा लेने का, बट उन्होंने स्लॉट्स ही नहीं दिए। तो आइडियली अगर आपको अर्जेंटीना का वीज़ा चाहिए तो आई थिंक 2-3 महीने इंडिया में ही आप अर्जेंटीना एम्बेसी जाके सब कुछ अप्लाई कर दो। और अगर आप भी मेरी तरह मल्टी कंट्री ट्रिप दिखा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है फ्लाइट टिकट दिखाओ। तो मैंने क्या किया था, मैंने इंडिया से चिली की फ़्लाइट दिखा दी, फिर चिली से अर्जेंटीना और अर्जेंटीना से चिली की बस दिखा दी, रिटर्न जर्नी, कि भैया मैं मतलब यहाँ से जा तो चिली रहा हूँ, फिर वापस चिली में घुस जाऊँगा, आपके यहाँ मैं सीधा सिर्फ बस से आ रहा हूँ। तो विच वॉज ओके।
तो यही है, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो थोड़ा रिलेटिवली ईजी है आपको ट्रैवल करना साउथ अमेरिका में। अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है तो आपको ये सारी कंट्रीज़ में वही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, ट्रिप आइटनरी, पापा की लखीमपुर वाली ज़मीन, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आइडियली यूएस वीज़ा लगवा लो तो थोड़ा सा ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। ऑल्दो आई नो अभी 3-3 साल की स्लॉट की वेटिंग चल रही है। एंड नॉट जस्ट यूएस वीज़ा, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है या शेंगन वीज़ा है या फिर यूके का वीज़ा है, बेसिकली वो सारी कंट्रीज़ जो हमको पहले कोलोनाइज़ कर रही थी, अगर आपके पास वहाँ जाने की परमिशन है तो ये सारी कंट्रीज़ जो कोलोनाइज़ हो रही थी वो आपको फ्री में आने देंगी। विच इज़ वियर्ड, अगर आप सोचो कि ये सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो सैकड़ों साल से इन सारी कंट्रीज़ को कोलोनाइज कर रही थी, इन सारी कंट्रीज़ को लूट रही थी, अब ये सारी कंट्रीज़ इनको फ्रीली आने देते हैं, मगर जो इनके बाकी भाई बंधु हैं जो लूट रहे थे, इनको नहीं आने देती है। तो यही है आई थिंक सैड रियलिटी ऑफ कोलोनाइजेशन। इसके बाद थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा साउथ अमेरिका कितना सेफ है। तो वैसे अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो हाँ, साउथ अमेरिका में बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज़ हैं, बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, और मैं 6 महीना मोटरसाइकिल पे था, मैं काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी था, मैं काफ़ी मेन सिटी एरियाज़ में भी था, मैं रात को अंधेरे में भी ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही माइनर इंसिडेंट्स हुए, जैसे एक बार मेरा हेलमेट चोरी हो गया क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल पे बाहर ही छोड़ दिया, तो वो तो इंडिया में भी हो जाता है। एक बार मेरा टैंक बैग चोरी हो गया क्योंकि मैंने टैंक बैग रात भर मेन रोड पे छोड़ दिया मोटरसाइकिल पे ही, तो वो तो मतलब मेरी ही गलती थी। उसके बाद एक बार पंचर किट चोरी हो गई थी क्योंकि फिर से मैंने वो बाहर ही छोड़ दिया था खुले में रोड पे सामान। तो ये सब तो आई थिंक दुनिया के किसी कोने में हो जाएगा, बट अगर मैं बोलूँ कि किसी ने भाई चक्कू दिखा के रॉबरी कर ली या फिर गन पॉइंट पे रॉबरी कर ली, तो मैंने कहानियां बहुत सुनी, बट मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं एक बार कंट्री वाइज बता देता हूँ। तो चिली में, ऑल्दो चिली में सारे लोग यही बोलते रहे कि भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम ऐसा कैमरा बाहर मत निकालो, तुम ऐसा बैग बाहर मत निकालो, बट चिली में तो मतलब मेरे हिसाब से इट वॉज लाइक सुपर डुपर सेफ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चिली का आदमी मेरे साथ कुछ छल कपट करेगा। इनफैक्ट मैं तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ या मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है ना, तो जैसे मैं पहले ही दिन मोटरसाइकिल लेके निकला तो मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तो मुझे लगा अरे ये तो पेट्रोल खत्म हो गया। तो उधर से एक रैंडमली एक आदमी आया, वो कुछ स्पेनिश में बोलता है कि तू तेनेस गैसोलीना, मैं कहा हुत्तला गैसोलीना, और वो थोड़ी देर में पेट्रोल पंप से 5 लीटर पेट्रोल लेके आ गया, साथ में बिल भी ले आया कि भाई तुम इतने पैसे हमें दे दो, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, और दे के चला गया। और मतलब मैंने बोला वाह यार, मुचास ग्रासियास, कितने बढ़िया लोग हैं। तो चिली के लोग तो भाई मतलब इतने अच्छे लोग तो पूरी दुनिया में नहीं होंगे, मतलब वाओ अमेजिंग। तो मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे इतना ज़्यादा सेफ्टी का इशू है। बोलीविया में भी, ऑल्दो बोलीविया का थोड़ा सा वाइब और फील ऐसा है कि यहाँ पे शायद कुछ हो जाए, बट बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं, और बोलीविया में भी मुझे तो सेफ्टी का कुछ इशू दिखा ही नहीं। उसके अलावा पेरू में स्पेशली जो नॉर्थ पेरू का कोस्ट वाला साइड है ना, वहाँ पे गन पॉइंट पे रॉबरियाँ होती हैं, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, बट मेरे साथ नहीं हुई। तो ये लड़की मुझे मिली थी नेदरलैंड की, उसके साथ मैं ayahuasca का सेरेमनी कर रहा था वहाँ पे अमेजोन के जंगलों में। तो उसने मुझे बताया था कि भाई वो लीमा में थी और उसने ऐसे 6 बजे शहर में, लीमा मतलब मेन सिटी में, एक बस ली फ्रॉम एक्स लोकेशन टू वाई लोकेशन, और उसमें ऐसा 3 लोग आए, उन्होंने ऐसा बंदूक दिखाई और पूरी बस को लूट ले गए। तो जनरली मैंने ये वीडियोस वगैरह में भी देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 फ़ोन रखते हैं। अगर वो बस से जा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि अच्छा वाला फ़ोन छुपा लेंगे और ख़राब वाला फ़ोन दे देंगे कि भैया तुम ले जाओ। तो ये वाले सीन तो है, मतलब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, मैंने कुछ देखा। उसके बाद एक्वाडोर में मुझे लगा कि थोड़ा सा अनसेफ है, ऑल्दो एक्वाडोर काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है कंपेयर टू पेरू, बोलिविया और कोलंबिया, बट उसके बाद भी मतलब वहाँ का क्वितो जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ का जो मेन एरिया है, वहाँ का जो कनॉट प्लेस है, उसमें शाम को 7 बजे मैं खड़ा था और मैं अकेला था, कोई भी नहीं था। सब इतना डर के रहते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो चोरी चकारी हो जाएगी, बट वहाँ पे मुझे पूरा 1-1.5 घंटा मैं खड़ा रहा हूँ, मुझे तो सही में ऐसा डुक डुक हो रही थी, भाई कोई आदमी आके यहाँ तो लूट ले जाएगा। मैं कहा पूरा साउथ अमेरिका घूमा है, एंड में यहाँ पे खड़े खड़े फर्जी लूट जाएंगे, बट हाँ थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कोलंबिया में थोड़ा सा ट्रिकी है। तो कोलंबिया में मैं तो मेडिजिन में था, तो मुझको तो बहुत ही सुपर डुपर सेफ लगी, बट बोगोटा में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब आप ऐसा घर के बाहर रोड पे ना फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो पीछे से कोई आएगा, फ़ोन छीन ले जाएगा। उसके बाद मैंने सुकेश भाई का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने जिसको बाइक बेची वो पेरू से कोलंबिया बाइक चला के आया, तो जैसे ही भाई वो गेट पे पहुंचा, अपने घर के बाहर गेट पे 2 लोग आए बंदूक दिखा के और वो बाइक चुरा के ले गए। तो ये सब चीज़ें हैं कोलंबिया में। इनफैक्ट मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था ना, मैंने मेडिजिन कोलंबिया से फ़्लाइट ली थी मियामी की, यूएस में,
और मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी और वो काफ़ी ऐसा मतलब गरीब से कपड़े पहनी थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, मतलब ऐसी स्मॉल टॉक कर रहे थे। तो कहती भाई मैं तो 3 दिन पहले आई थी मेडेजिन, मैं यहाँ पे 10 दिन की वेकेशन के लिए आई थी और मैं एयरपोर्ट से निकली, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा हैंड बैग चोरी हो गया, फ़ोन चोरी हो गया, पासपोर्ट चोरी हो गया, सभी कुछ चोरी हो गया और मैं 3 दिन से इन्हीं कपड़ों में हूँ। अब मैं वापस जा रही हूँ, मेरी तो हो गई वेकेशन। तो हाँ, मतलब थोड़ी ये वाली चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, भाई के साथ कुछ भी नहीं हुआ। भाई 6 महीने हर जगह हुआ आया और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कॉस्ट, कि भैया साउथ अमेरिका में 6 महीने मोटरसाइकिल ट्रिप पे कितने पैसे लगे। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया एक्सेल शीट बनाई है जिसमें हम आपको बता देंगे कि ओवरऑल कितने पैसे खर्च हुए, कंट्री वाइज कितने पैसे खर्च हुए, पेट्रोल पे कितने पैसे खर्च हुए, खाने पे, होटल पे कितने पैसे खर्च हुए। Ahora estoy hablando español, una mesa para 2 personas, por favor. जो hablo español, मैं स्पेनिश कैसे बोल रहा हूँ? चौंक गए। चलिए आपको एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। Dubverse.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने वीडियोस सीमलेसली किसी भी भाषा में डब कर सकते हैं। बस वेबसाइट पे जाके अपने वीडियोस अपलोड कीजिए या यूट्यूब चैनल को लिंक करिए और गर्मा गर्म मल्टीलिंगुअल डब्ड वीडियोस तैयार हैं। इधर से वीडियो डालो, उधर से डब्ड वीडियो निकलेगा। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है। इसके अलावा आप ये जो नीचे सबटाइटल्स देख रहे हैं ये भी ऑटोमेटिक है। 99.9% एक्यूरेसी के साथ ही ऑटोमेटिकली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम होशियारी ऐसे ही नहीं कहा जाता। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझको ब्रांड कोलैब कैसे मिला, तो भैया बात ऐसी है कि जो हमारे एक्स रूममेट थे और जो हमारी करेंट रूममेट है, जो कि हमारी वाइफ है, ये उन्हीं का स्टार्टअप है। और जो ये मैं कजाकिस्तान में खड़ा हूँ, यहाँ पे आने के लिए वाइफ से परमिशन तो लगती है ना। तो जाइए डबवर्स की वेबसाइट पे लॉगिन करिए, उनके जितने यूज़र बढ़ेंगे उतनी लंबी हमारी ट्रिप होगी। लाइफ इज एंजॉय। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कॉस्ट की। मैंने अपनी एक्सेल भी खोल लिया है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाली और उससे, ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है बट रफली किस कंट्री में कितना पैसा खर्च किया, उसके बाद जो होटल और खाने का मेरे हिसाब से है, तो मैंने एक एवरेज लगा लिया और ओवरऑल कॉस्ट वहाँ पे बना दी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे 6 महीने में साउथ अमेरिका में टोटल कितने पैसे खर्च हुए। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सेल विच इज़ वेरी एक्यूरेट बाय द वे, मेरे टोटल 9,80,000 रुपये खर्च हुए। तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कंट्री वाइज। तो मेरे चिली में 4.5 लाख रुपए खर्च हुए और मैं चिली में 75 दिन था, विच इज़ 2.5 महीने। उसके बाद मेरे अर्जेंटीना में 60,000 रुपये खर्च हुए और वहाँ पे मैं 3 हफ्ते था। बोलीविया में 50,000 रुपये खर्च हुए और वहाँ पे भी मैं 3 हफ्ते था। पेरू में 1,25,000 रुपये खर्च हुए, वहाँ पे मैं 50 दिन था। इक्वाडोर में मेरे 45,000 रुपये खर्च हुए और मैं वहाँ पे 10 ही दिन था। और कोलंबिया में मेरे 50,000 रुपये खर्च हुए और मैं वहाँ पे 16 दिन था। इसके बाद जो मेरी फ़्लाइट का खर्चा था, तो मेरी जो इंडिया से चिली की फ़्लाइट थी वो थी 46,000 की वन वे, और मेरा जो लौटना था वो कोलंबिया से था। बट मैं कोलंबिया से इंडिया नहीं आया, मैं कोलंबिया से वियतनाम गया। मतलब इस 6 महीने की ट्रिप के बाद मैंने एक छोटी सी 10 दिन की ट्रिप और की वियतनाम की। तो उसका टिकट था कुछ 70,000 का। तो ओवरऑल 1,20,000 आप फ्लाइट्स का ले लो। और जो मोटरसाइकिल मैंने यहाँ 80,000 इसलिए रखा है क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी 1,75,000 की और बेची थी 95,000 की। तो जो मोटरसाइकिल की हालत थी उसके हिसाब से आई थिंक 6 महीने का 25,000 किलोमीटर का 80,000 इज़ अ वेरी गुड रेट। तो ये टोटल हो गया 9,80,000 रुपये। दिस एक्सक्लूड्स, मैंने वहाँ पे आई थिंक कैमरे का लेंस लिया था और गोप्रो लिया था, तो वो मैंने ऐड नहीं किया ऑब्वियसली। अब कुछ लोगों ने पूछा, आई डोंट नो वाई, कि पेट्रोल में कितने पैसे लगे, तो हमने वो भी निकाल दिया है। तो हम आपको बता देते हैं पेट्रोल का प्राइस। तो मैंने अभी पेट्रोल का प्राइस करंट ईयर का लिया हुआ है, मैंने उस समय का नहीं लिया हुआ है। तो आप 20% लगा लो, 20% आई थिंक इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल। तो हमारी टोटल मोटरसाइकिल चली 25,000 किलोमीटर और हम मान लेते हैं 25 का माइलेज देती थी। वो 25 से 30 का देती थी बट 25 का माइलेज लगा लेते हैं ओवरऑल। तो 25,000 बाय 25 तो बहुत ही ईजी हो गया, 1000 लीटर, है ना। तो अब मैं आपको पेट्रोल की कॉस्ट बता देता हूँ। तो बोलीविया में बहुत ही सस्ता पेट्रोल है, मतलब उस समय आई थिंक 36 से 38 रुपये का था, अभी 45 रुपीज़ का है। और हम यहाँ पे 2000 किलोमीटर चले तो हमारा पेट्रोल था 3600 रुपये का। पेरू में 110 का पेट्रोल है, इंडिया से भी ज़्यादा, और वहाँ पे हम चले 6000 किलोमीटर, तो वहाँ पे हो गया 26,000 रुपये। अर्जेंटीना में पेट्रोल सस्ता है क्योंकि पैटागोनिया में भी पेट्रोल पाया जाता है, ये हमें वहाँ जाके पता चला। तो वहाँ पे हम 5,000 किलोमीटर चले तो वहाँ पे हो गया 14,000 रुपये। चिली में बहुत महंगा पेट्रोल था। चिली में उस समय आई थिंक 9500 रुपीज़ का था, जब इंडिया में 70-75 का था। अभी चिली में 130 का पेट्रोल है और चिली इतना लंबा है, हम तो 9,000 किलोमीटर चिली में चले, तो हमारे 50,000 रुपये आप समझ लो चिली में पेट्रोल में ही चले गए। उसके बाद आते हैं एक्वाडोर में। तो एक्वाडोर में मैं 10 ही दिन था, तो 10 दिन में मैंने 1500 किलोमीटर कर लिए, वेरी नाइस।
और 55 रुपये का पेट्रोल है वहाँ पे, तो 3300 रुपये। और कोलंबिया में भी 1500 ही किलोमीटर चले और वहाँ पे 60 रुपये का पेट्रोल है, तो यानी कि हो गया 3600 रुपये। तो इसका टोटल होता है 1000 लीटर पेट्रोल का 97,700 और रफली 1 लाख रुपए लगा लो आप, हमारा पेट्रोल में गया। 1 लाख पेट्रोल, 80,000 मोटरसाइकिल, 1,20,000 फ्लाइट, तो आपका ये हो गया 3 लाख। तो 3 लाख आप 9,80,000 में माइनस कर दो, तो यानी कि 6,80,000। तो बाकी हमारी ट्रिप हो गई 6 महीने की 6,80,000 में, विच इज़ ओके। तो अब हम रहने खाने की बात कर लेते हैं कंट्री वाइज कि वहाँ पे कितना पैसा खर्च होता है। तो भाई चिली सबसे महंगा देश है। चिली में जो आपका एवरेज होटल है, और ये अभी भी मैंने कॉस्ट देखी है, मेरे टाइम पे भी सिमिलर ही थी, अभी आई थिंक कुछ 5-10% ही बढ़ा है। तो होटल 1500, हॉस्टल है बाय द वे, हॉस्टल आपको 1500 से 2000 रुपये में पड़ेगा। और जो यहाँ पे एवरेज मील है वो आपको 600-700 रुपये की पड़ेगी। इनफैक्ट जो स्ट्रीट फूड था ना, जो रोड पे हॉट डॉग बर्गर दे रहे थे, वो भी 400-400, 500-500 रुपये के दे रहे थे। तो चिली एक्चुअली काफ़ी महंगा है। उसके बाद अर्जेंटीना में आ जाते हैं। तो अर्जेंटीना में एवरेज हॉस्टल वुड भी 1000-1200 रुपये, और एवरेज मील है वो 400 रुपये, 500 रुपये भी जा सकती है। तो ये कोई ऐसा फाइन डाइन रेस्टोरेंट वाला नहीं है, बट ऑन एन एवरेज जो आप खर्च करोगे तो एक मील पे आपके 400 रुपये खर्च हो जाएंगे। बट जो अर्जेंटीना में पोर्शन साइज है वो क्रेजी है, मतलब इतना सारा खाना देते हैं ना। अर्जेंटीना में स्टेक के लिए फेमस है और वहाँ के ग्रिल्ड मीट्स के लिए फेमस है। तो भाई वहाँ पे मतलब मैं स्टेक ऑर्डर करता था तो इतना बड़ा स्टेक आता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे पेंजिया से निकाल के लेके आ गए हूँ। तो लॉट ऑफ टाइम्स मैं मतलब खाना ऑर्डर करता था, आधा ही खत्म कर पाता था, तो वो डिनर में भी कर लेता था, तो वो थोड़ा सा किफ़ायती हो जाता था। उसके बाद बोलीविया इज़ द चीपेस्ट कंट्री। वहाँ पे आपको आराम से 500 रुपये में, हम इनफैक्ट हमको तो, मैं और रोहित थे तो 200 रुपये में कोपाकावाना में होटल मिल गया था। 200 रुपये लाइक पर पर्सन 100 रुपीज़। मैं कहा वाओ। तो बोलीविया में एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 500 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा। और वहाँ पे 150 रुपये में आपका एवरेज थाली टाइप की मिलती है, वो 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। पेरू में भी 400 से 600 में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। और खाना आपका जो, अगर आप लोकल ढाबे वाबे पे खाओगे तो 150 रुपये में हो जाएगा। ऑब्वियसली आप रेस्टोरेंट में जाओगे। अब पेरू में तो मैं ऐसा अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट में भी गया था, वहाँ पे आई थिंक कुछ 6,000 रुपये, 5,000 रुपये बिल आ गया था। तो वो तो हर जगह ही है। तो बाकी इक्वाडोर थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इक्वाडोर की करेंसी यूएस डॉलर है। ऑल्दो यहाँ पे हॉस्टल 500-700 रुपये में मिल गए थे, बट जो एवरेज मील है आप 350-400 रुपये लेके चलो। उसके बाद कोलंबिया पे आ जाते हैं। कोलंबिया इज़ ऑल्सो वेरी चीप। कोलंबिया में आपके एवरेज मील 200 रुपये की हो जाएगी और आपको हॉस्टल 400 से 600 रुपये में हो जाएंगे। तो अब मैं वापस अपने बजट पे आऊँ तो आप देखेंगे मेरे चिली में 4.5 लाख रुपये खर्च हुए। ऐसा क्या किया मैंने चिली में कि मेरे 4.5 लाख रुपए खर्च हो गए? तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब चिली में आप देखो 1500 से 2000 रुपये के होटल हैं, तो और मैं वहाँ 75 डेज था, तो 75 इंटू 15 इज 1,12,500, तो 1,20,000 रुपये आप लगा लो होटल में। अब यहाँ 50,000 रुपये तो मेरे पेट्रोल के लग गए, तो 1,70,000 हो गया। अब यहाँ पे एवरेज मील 600 रुपये है, तो 600 इंटू 2 1200 एक दिन का, और 300 रुपये और लगा लो आप उसके, कोका कोला पी ली या फिर पानी की बोतल ले ली ना, तो 1500 इंटू 75 विच इज़ अगेन अराउंड 1,20,000 रुपये। तो ये हो गए हमारे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये हो गए। तो अब बचे 1.5 लाख का खर्च हुए, तो इसमें 50-40 हज़ार रुपये मेरे ईस्टर आइलैंड ट्रिप पे खर्च हो गए थे। तो बाकी चिली का ये सीन है कि चिली काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो चिली में सब कुछ बहुत महंगा है। मतलब मैं वहाँ मोटरसाइकिल की सर्विस कराने गया तो मुझसे 18,000 रुपये मांग लिया। उस समय मेरी मोटरसाइकिल ठीक थी, दिस वॉज माई फर्स्ट सर्विस। उसके बाद दूसरी बारी मैंने कुछ कराया तो 10,000 रुपये मांग दिए। तो आई थिंक यूएस यूरोप में ऐसे ही होता होगा, वहाँ पे ऐसा वो मैन आवर्स की काफ़ी वैल्यू है। जैसे इंडिया में तो नहीं है भाई, कुछ भी कराना हो 50 रुपये 100 रुपये देते हो सर्विस का, तो क्या मतलब 1500 2,000 2,500 रुपये लगेगा। वहाँ पे मतलब 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो उस वजह से मेरे कुछ आई थिंक 40,000 रुपये तो मोटरसाइकिल में ही खर्च हो गए थे। तो अब क्या था कि चिली मेरी फर्स्ट कंट्री थी। अब मैं गया तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 1500-2000 का हॉस्टल है, यहाँ पे 600 रुपये का खाना है, यहाँ पे ये इतने का है। तो मुझे लगा ये इतने का ही होता है। अब मैं इंडिया से तो कंपेयर करूँगा नहीं, मुझे लगा ये विदेश आए हैं, विदेश में तो सब महंगा होता है। तो मैंने वो चीज़ इंटरनलाइज कर ली कि सब कुछ इतने का ही है। तो कोई 500 रुपये का ये बोलता था तो मेरे लिए वो नॉर्मल था, क्योंकि मैंने मतलब मुझे कंपेयर नहीं करना था कि इंडिया से कंपेयर नहीं करना। अब मुझे ये नहीं पता था कि बाकी कंट्री इतनी ज़्यादा सस्ती हैं। अब मैं चिली से अर्जेंटीना घुसा, ऑल्दो अर्जेंटीना इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट वो चिली से काफ़ी सस्ता लगा मुझे। फिर मैं बोलीविया घुसा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि भाई यहाँ पे तो मतलब 35 रुपये का पेट्रोल है, 200 रुपये का होटल मिल जा रहा है, 80-90-100 रुपये में खाना हो जा रहा है। मतलब ये तो बहुत ही क्रेजी है। तो हम तो बेवकूफ़ थे कि चिली में हमने सबसे ज़्यादा टाइम बिता दिया। और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके पास पैसे भी होते हैं, तो आपको लगता है ठीक है भाई, मतलब अभी तो पैसे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा अय्याशी भी कर लेते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी भी कर लेते हैं। तो इस वजह से चिली में ज़्यादा पैसे खर्च हुए। बाकी कोलंबिया तक आते आते एक तो पैसे भी खत्म हो गए थे, और थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि एक्चुअली कितने पैसे खर्च करने चाहिए, मतलब बिना बात चिली में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो अब आप यहाँ से अगर चिली और अर्जेंटीना माइनस कर दो, मान लो आपको चिली नहीं जाना, तो अब आप देखो बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया में मेरे 2,70,000 रुपये खर्च हुए,
और मैं यहाँ पे 97 डेज था, मतलब 3 महीने से भी ऊपर। इससे ज़्यादा तो मेरे मंथली गुड़गांव में खर्चा है। 85,000 रुपीज़ अ मंथ, दिस इंक्लूड्स पेट्रोल एज वेल, दिस इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस। तो सही है। अब सोचो, मान लो आपको 3 महीने को जाना है तो 3 कंट्री, अब आपका तो मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए में हो जाएगा। अब मान लो चलो अब ये उस समय का खर्चा है, अभी आप 20% 15% बढ़ा लो तो 3 लाख 3.25 लाख रुपए 3 महीने, लाख रुपए महीना तो बढ़िया ही है, मतलब कर ही सकते हो। अगर मैं मान लो कोलंबिया से शुरू करता तो एक तो मैं चिली में इतने टाइम नहीं होता, और कोलंबिया से चिली पहुँचते पहुँचते मेरे पैसे भी खत्म हो गए होते, तो मैं एंड में थोड़ा सा मतलब किफ़ायती तरीके से रहता। तो मान लो आपको 3-4 महीने की ट्रिप बनानी है, तो आई थिंक आपका अगर बजट 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए है तो आप चिली अर्जेंटीना हटा सकते हो, तो आप वेरी कंफर्टेबली आप कर सकते हो। बोलीविया, पेरू, कोलंबिया तो काफ़ी सस्ते हैं, इक्वाडोर भी सस्ता है अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो सही है यार, ये तो सही लग रही है बजट ट्रिप, फिर से चले जाएंगे। खैर आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अभी हमारी परसों की फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं सेंट्रल एशिया, तो हमको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्लान ये है कि, प्लान तो कुछ है नहीं वैसे, तो मैं जा रहा हूँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और रशिया, सारे वीज़ा ले लिए भाई ने। तो अब क्या है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मोटरसाइकिल खरीदना किसी और देश में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो अभी तक मुझे फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि मोटरसाइकिल कैसे खरीदूं। इफ़ आई ओनली गो टू मंगोलिया, तो मंगोलिया में मोटरसाइकिल पॉसिबल है, बट मंगोलिया की मोटरसाइकिल आप मंगोलिया से बाहर नहीं ले जा सकते, और रशिया का थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कंसिडरिंग वहाँ की सिचुएशन। तो बसता है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो अगर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में बाइक मिल गई तो पूरा ट्रांस साइबेरियन रूट करेंगे हम मोटरसाइकिल पे। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लोग की तरह घूम लेंगे, नॉर्मल लोग जैसे बैकपैकिंग करते हैं, बस से जाते हैं इधर उधर, है ना। और उसके बाद रशिया से ट्रेन लेके मंगोलिया चले आएंगे, फिर मंगोलिया में मोटरसाइकिल खरीदेंगे, एटलीस्ट 1-1.5 महीने तो मंगोलिया में मोटरसाइकिल चलाएंगे। तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ किसी वीडियो में सब्सक्राइब कर लो, बट कर लो, मतलब सही है। लाइफ इज एंजॉय। Preguntas cómo conseguí una colaboración de marca. La cosa es que mi ex compañero de cuarto y mi actual compañero de cuarto, quien es mi esposa, esta es su startup. Y estoy de pie en Kazajstán. Necesito el permiso de mi esposa para venir aquí. La vida es disfrutar.